Good morning, students. Myself, डॉक्टर पीएन सिंह। आज हम लोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने का प्रयास करेंगे, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक दर्शन थे या विचार थे, उस पर हम लोग विचार करने का प्रयास करेंगे। पॉलिटिकल आइडिया ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे उदारवादी विचारक थे जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उदारवाद को अपना आंदोलन का हथियार बनाया था। रॉबर्ट रनाडे, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, सर विलियम बैरल बर्न और फर्गुसन कॉलेज के प्रिंसिपल सेल्बई सरीखे अंग्रेज गोखले साहब के संपर्क में बने हुए थे। गोखले ने राजनीतिक चिंतन में आदर्शवाद तथा यथार्थवाद दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। सेलिसबरी के इस कथन को कि व्हाइट मैन्स बर्डन को गलत साबित करने में या सिद्ध करके फिरोज शाह व्हाइट मैन बर्डन्स जो ये सेलिसबरी ने कहा था, व्हाइट मैन बर्डन्स, इस बात को गलत सिद्ध कर वे यह बताना चाहते थे कि भारतीय जनता उत्तरदायी शासन के योग्य है और एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक कार्यों में उसे अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। गोखले को भारतीयों की योग्यता में पूरा विश्वास था, इसीलिए वे चाहते थे कि शासन और प्रशासन दोनों में विदेशियों के स्थान पर भारतीयों को स्थान दिया जाना चाहिए। ये गोखले साहब के अपने विचार थे। जहां तक गोखले के राजनीतिक दर्शन का प्रश्न है, उनके विचारों को, उनके दर्शन को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है। सबसे पहले राजनीति के आध्यात्मिकरण का उन्होंने समर्थन किया, अर्थात गोखले भारत सेवक समाज की स्थापना राजनीति में आध्यात्मिक भावना को प्रेरित करने के लिए ही किया था। आध्यात्मवाद की उदात्त भावना से अनुप्रेरित गोखले ने देश के असंख्य लोगों को हिंसक एवं घृणा पर आधारित पाशविक मनोवृत्ति को छोड़ने के लिए तैयार किया तथा संवैधानिक प्रतिरोध का सुगम मार्ग बतलाया। महात्मा गांधी ने यह स्वीकार किया
कि गोखले ने उन्हें शिक्षा दी कि प्रत्येक भारतीय को जो सदैव देश प्रेम का दंभ भरता है, उसे हमेशा राजनीति के क्षेत्र में ध्यान रखना चाहिए। उसे केवल जवानी जमा खर्च की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे देश के राजनीतिक जीवन तथा संस्थाओं को आध्यात्मिक बनाने में मदद करनी चाहिए। यह गोखले साहब के विचार थे जहाँ तक राजनीति के आध्यात्मिकरण का प्रश्न था। दूसरी बात, इस संदर्भ में गोपाल कृष्ण गोखले ने राष्ट्रीय एकता विषयक उनके क्या विचार थे, इस पर विश्लेषण आवश्यक प्रतीत होता है। गोपाल कृष्ण गोखले सभी धर्मों के प्रति गहरा प्रेम था तथा वे सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन सदैव किया, किंतु सांप्रदायिक आंदोलनों से अपने को जीवन भर अलग रखा। भारत के समग्र विकास तथा कल्याण के लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और स्पष्ट शिक्षा दी कि दोनों धर्मों के लोगों को आपस में भाईचारा अपनाकर ही देश का विकास समग्र रूप से किया जा सकता है। अगर देश का समग्र विकास करना है तो हिंदू मुस्लिम एकता का होना आवश्यक, उन्होंने बताया। गोखले हिंदू मुस्लिम कटुता को दूर करने का प्रयास किया और कहा कि दोनों संप्रदाय के लोगों को सहिष्णुता तथा संयम से काम करना चाहिए तथा अपने मतभेद को भुलाकर सहयोग और प्रेम और मैत्री के साथ जीवन यापन करना चाहिए, तभी देश अंधकार से उभरकर प्रकाश में आ सकता है। इस तरह जीवन भर राष्ट्रीय एकता के लिए उन्होंने काम करने का अपनी ओर से प्रयास किया। एक तीसरी बात जो विद्वानों ने कहा कि उनके तीसरी बात थी स्वतंत्रता के विषय में उनके क्या विचार थे। गोखले पर मॉन्टेस्क्यू की छाया देखी जा सकती है। मॉन्टेस्क्यू से प्रेरणा प्राप्त कर उन्होंने इस मत का प्रतिपादन किया कि यदि न्याय व्यवस्था और कार्यपालिका संयुक्त रही तो यह एक दूसरे को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए नागरिकों की स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इनको दोनों को अलग करने की वकालत गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने किया। पुनः विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने वाले इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट का उन्होंने तीव्र विरोध किया। गोखले साहब ने जो यूनिवर्सिटी एक्ट जो बना था, जो विश्वविद्यालयों के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने की बातें जो थी, उसका उन्होंने हमेशा तीव्र विरोध किया और करते रहते थे। एक चौथी बात इस संदर्भ में स्वदेशी भावना के संदर्भ में उनके क्या विचार थे। स्वदेशी भावना पर 1904 ईस्वी बनारस कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर
निम्नलिखित भाषण दिया था। बनारस में उन्होंने कहा कि स्वदेशी अथवा अपने राष्ट्र से प्रेम का दृष्टिकोण मानवता के हृदय में उत्पन्न एक सुंदरतम विचार है। यह भावना तभी इतनी प्रभावपूर्ण है कि इसकी कल्पना के विचारों में कंपन तथा वास्तविक अनुभूति से मनुष्य परमानंद की स्थिति में पहुंच जाता है। भारत को आज मूलतः इसी अनुभूति की आवश्यकता है। इस विचार को यह प्रभाव होता है कि प्रत्येक व्यक्ति देश की सेवा में संलग्न हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति देश की सेवा में संलग्न हो जाता है। पुनः इसमें गोखले जब भी यह देखते थे कि शासन का कोई कार्य भारतीय हितों के विरुद्ध है तो वे उसकी कटु आलोचना करते थे। स्वदेशी भावना ही उनके विचारों में व्याप्त थी और राष्ट्र प्रेम की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति उनमें देखने को मिलती थी। पुनः औद्योगिक उत्पादन को वे इसलिए प्रोत्साहन देते थे क्योंकि वे समझते थे कि यह स्वदेशी भावनाओं के प्रचार में सहायक सिद्ध होगा। जो स्वदेशी भावनाएं हैं वह औद्योगिक क्षेत्र से प्रारंभ होकर इसका प्रचार एवं प्रसार हो सकता है। फिर इसमें पांचवी बात यह थी कि ब्रिटिश शासन एवं पाश्चात्य शिक्षा संबंधी उनके क्या विचार थे। गोपाल कृष्ण गोखले जीवन भर ब्रिटिश शासन पर विश्वास करते रहे और कभी भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया, किंतु वे ब्रिटिश नौकरशाही व्यवस्था से खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे। गोखले की दृष्टि में ब्रिटिश सरकार विदेशी होते हुए भी राष्ट्रीय भावना रखती थी। उनका कहना था कि ब्रिटेन की सरकार भारतीयों की भलाई के समक्ष अन्य बातों को गौण कर देती है। वह भारतीयों के नैतिक और भौतिक हितों में वृद्धि करने का प्रयास करती रहती है। साथ ही साथ वह हमारे देश की महान सेवा भी कर रही है एवं भारतीयों के हृदय में अपना स्थान बना चुकी है। यह गोखले साहब का ब्रिटिश सरकार या साम्राज्य के प्रति उनका दृष्टिकोण था। एक छठी बात इस संदर्भ में विचारणीय है, वह यह है कि राजनीतिक एवं प्रशासकीय सुधारों की आकांक्षा। गोखले ब्रिटिश सरकार की त्रुटियों या गलत नीतियों की आलोचना करते थे। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में वित्तीय, प्रशासकीय तथा आर्थिक क्षेत्रों में सुधारों की मांग की। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि देश में नवीन शक्ति का जन्म हो रहा है और जिसकी सही उपभोग या उपयोग नहीं किया गया तो ब्रिटिश सरकार अपना कब्र स्वयं
खोदने का कार्य करेगी। बनारस कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने सरकार के सामने प्रशासन संबंधी निम्न सुधारों की मांग की। पहला, प्राथमिक शिक्षा एवं औद्योगिक विकास नीतियों के निर्माण में भारतीयों की सलाह ली जाए। पहली बात उन्होंने मांग रखा। दूसरी बात, प्रशासनिक तथा सैनिक व्यय पर कटौती की मांग की। तीसरी बात, बजट प्रत्येक वर्ष विधान परिषदों से पास कराया जाए, इसकी मांग की। चौथी बात, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने या अलग करने की बात की। पुनः पांचवी बात जो डिमांड के रूप में उन्होंने रखा कि जिले के प्रशासन में एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना हो, जिसकी सलाह जिलाधीश को लेना चाहिए। पुनः छठी बात, न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुभवी वकीलों में से किया जाना चाहिए। फिर सातवां, प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख गवर्नर को बनाया जाना चाहिए, जिसकी नियुक्ति अंग्रेज सम्राट करे गवर्नर की नियुक्ति। आठवां, राज्यपाल की कार्यकारिणी में कुल 6 सदस्य हों तथा जिसमें 3 भारतीय और 3 ब्रिटिशर्स हों। 9वां, भारत सचिव की परिषद में भारतीयों की संख्या कम से कम 3 आवश्यक रूप से हो। 10, स्थानीय निकायों को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाए। पुनः 11वीं मांग जो गोखले साहब ने रखा, संपूर्ण आंतरिक प्रशासन कार्यपालिका के हाथों में होनी चाहिए। और अंत में प्रत्येक प्रांत में एक विधान परिषद हो, जिसमें 75 से 100 सदस्य हों। कुल सदस्यों में से 4/5 भाग विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले हों। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि गोपाल कृष्ण गोखले अपने समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति संवैधानिक उपायों के माध्यम से करना चाहते थे तथा बाल गंगाधर तिलक सरीखे उग्रवादी नेताओं के द्वारा प्रतिपादित कार्य बहिष्कार जैसे प्रत्यक्ष कार्रवाई में उनका कोई विश्वास नहीं था। हालांकि वे बाल गंगाधर तिलक की बड़ी सम्मान करते थे, लेकिन तिलक साहब उग्रवादी आंदोलन के नेता थे और गोपाल कृष्ण गोखले साहब उदारवादी पंथ पर चलने वाले व्यक्तित्व थे। इस प्रकार गोखले संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए समस्त कार्य देश हित में जीवन भर करने का प्रयास किया और करते रहे। थैंक यू वेरी मच।